हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। इसमें हम जानेंगे कि एप्लीकेशन आपका कब से स्टार्ट होगा, क्या एंड डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, और डिटेल में हम पूरा एप्लीकेशन भरने का प्रोसेस समझेंगे। और जो भी आपका पैट स्कोर आएगा उसकी कितने सालों तक वैलिडिटी रहेगी। ओके, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये एग्ज़ाम है क्या। तो देखिए, इस एग्ज़ाम को यूपी ट्रिपल एस सी, जिसे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन भी बोलते हैं, जो कि लखनऊ में हेडक्वार्टर्ड है। ओके। वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और इस एग्ज़ाम का नाम है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे पेट भी बोला जाता है। ठीक है। तो इस डेट की जो 2025 की एडवर्टीजमेंट डेट थी वो थी मई 2। ठीक है, मई 2 को पूरा एडवर्टीजमेंट रिलीज किया था यूपी ट्रिपल एस सी ने। आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा इस पूरे एडवर्टीजमेंट का, जो कि हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इम्पोर्टेंट डेट्स जानते हैं। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन डेट है, और वो यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से आप भर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो भरना, तो 14 मई से। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी सबमिशन की क्या है, 17 जून। ठीक है। 17 जून के बाद आप फीस सबमिट नहीं कर पाओगे। हालांकि 17 जून के बाद आपकी फी रिकंसिलिएशन, मतलब आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी फीस सबमिट हुई है, यानी कि बैंक के पास पहुंची है आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट की नहीं, ये आप वेरीफाई कर पाओगे। और एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन कर पाओगे जो अलाउड होंगी। ये आप जून 24 तक कर सकते हो, लेकिन जून 17 के बाद आप फीस सबमिट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो लास्ट डेट एक तरीके से 17 जून है। उसके बाद आप बस ये वेरीफाई कर पाओगे कि आपकी फीस सबमिट हुई है या नहीं हुई है, और आप अपने एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन कर पाओगे। तो ये दो डेट्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्पेशल नोट देखते हैं। वही मैंने बताया कि फाइनल डेट जो एप्लीकेशन की सबमिट करने की है और फीस की, वो 17 जून है। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फीस या सॉरी, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन या फीस एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स कैन नॉट प्रिंट देयर एप्लीकेशन फॉर्म अंटिल द फी इज रिकंसाइल्ड बाय द बैंक। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप चालान के थ्रू फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, या बैंक में कोई हॉलीडे पड़ जाती है, या आप ये सोचिए कि बैंक के की तरफ से ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है कि आपकी फीस डिपॉजिट हुई है, फीस कलेक्ट हुई है या नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, जून 24 तक की डेट है। ठीक है। तो तब तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं कर पाओगे जब तक कि ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि आपकी फीस पे हो चुकी है। ठीक है। और आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है। तो ये चीज आप 24 जून तक कर सकते हो। ओके। 17 जून लास्ट डेट है, उस दिन तक आप आप एप्लीकेशन और फीस सबमिट कर सकते हो। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद सिर्फ आप ये वेरीफाई कर पाओगे कि आपकी फीस सबमिट हुई है या नहीं हुई है, और कुछ मॉडिफिकेशन जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। ओके। वही कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो मॉडिफाई परमिसिबल डिटेल्स इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। यानी कि 17 जून के बाद 24 जून तक आप कुछ डिटेल्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हो। अब बैकग्राउंड जान लेते हैं इस एग्जाम के बारे में। तो देखिए, इस एग्जाम की जरूरत तब पड़ी थी, आप बोल सकते हो कि 2020 में एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था। ठीक है। वो डिटेल में मैंने ऑर्डर नंबर भी दे दिया है। तो उसमें ये लिखा था कि एक 2 टियर सिस्टम होगा। ठीक है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए। जितनी भी उत्तर प्रदेश में आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट पोस्ट होंगी ग्रुप सी लेवल की, उनको कौन कंडक्ट कराएगा, यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराएगा। ठीक है। और ये 2 टियर सिस्टम होगा। इसमें एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसको पैट बोलेंगे। ये एक मैंडेटरी क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। और उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा, किसी भी आप समझ इसके बाद जो भी आप बोल सकते हो कि ग्रुप सी की पोस्ट निकालेगा कोई भी डिपार्टमेंट। ठीक है। तो वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा, लेकिन उससे पहले आपका पैट सॉरी, उसके पहले आपको पैट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। तो 2 टियर में ये पूरा ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये पूरा एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ये बैकग्राउंड है इस एग्जाम का। ओके। तो आप एप्लीकेशन कहाँ से भरोगे इसका। देखिए, एप्लीकेशन आप यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ये रही, यहाँ से आप भरोगे। ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं है इसमें। ठीक है। अब देखते हैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पैट। तो पैट एग्जाम के लिए क्या क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि ये 2 टियर सिस्टम है, जिसमें कि आपको ये पैट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है। और जब आप पैट का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, तो जो भी आपका स्कोर होगा,
वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। पैट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ग्रुप सी की पोस्ट निकालता है, तो आप मेन एग्जाम के लिए बैठोगे, वो भी अगर आप क्लियर कर लोगे तो फिर उसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है वो होगा, ठीक है। उसके बाद इफ मल्टीपल पेट स्कोर्स आर वैलिड ड्यूरिंग अ रिक्रूटमेंट, देखिए ये मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि सपोज करिए आप लगातार कई सालों से एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। सपोज करिए आपने 2021 में पेट का एग्जाम दिया, 22 में दिया, 23 में दिया, आप देते आ रहे हो, ठीक है। और ये एग्जाम, ये स्कोर क्योंकि 3 साल तक वैलिड होता है, तो हो सकता है कि आपके अलग अलग ईयर में अलग अलग स्कोर आया। तो जो भी आपका हाईएस्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वो आप यूज कर सकते हो एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आपका हाईएस्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर को आप कंसिडर करो, तो उससे क्या होगा, आपको आगे सिलेक्शन में आसानी रहेगी, ठीक है। तो जो हाईएस्ट आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा उसको ये ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करेगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एडिशनल डिटेल्स ऑन पैट एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए, पैट पार्टिसिपेशन, अगर आप पैट का एग्जाम दे रहे हो तो इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे किसी पोस्ट के लिए, ठीक है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्टेप है जिससे कि आप एलिजिबल हो जाते हो मेन एग्जामिनेशन के लिए। अब जानते हैं स्कोप ऑफ पोस्ट अंडर यूपी ट्रिपल एस सी। तो देखिए, जो ये यूपी ट्रिपल एस सी जो ये पैट का एग्जाम करा रहा है, ये किन किन पोस्ट के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो देखिए, ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट होंगी उनके लिए तो पैट मैंडेटरी है। हालांकि कुछ ग्रुप बी पोस्ट भी होंगी, ठीक है, उनके लिए भी उस केस में भी पैट स्कोर आपका मांगा जा सकता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि जितनी भी ग्रुप सी की पोस्ट हैं उसमें तो पैट एग्जाम को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। उसके बाद देखिए, तो जितनी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगी जिनका पे बैंड इस रेंज में आएगा 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 1,900 और अबव, लेकिन इस पे बैंड से नीचे होगा, वो सारी यूपी ट्रिपल एससी के जुरिस्डिक्शन में आएंगी, ठीक है। तो उन सारी केसेस के लिए यूपी ट्रिपल एससी का पैट एग्जाम आपको मैंडेटरी है क्लियर करना। अब पैट स्कोर यूसेज, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा, और जो भी हाईएस्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, आपने अगर मल्टीपल पेट एग्जाम दिए हैं आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये आगे देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस। तो पैट एग्जाम का एप्लीकेशन आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हो इनकी वेबसाइट के थ्रू uptripplesc.gov.in, और कोई भी मोड एक्सेप्टेड नहीं है। और कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन, तो पैट एग्जाम 2025 के लिए सिर्फ आप एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसमें कुछ बेसिक पर्सनल डिटेल मांगी जाती हैं। दूसरा स्टेप है आपका अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर, ओके। तीसरा है फिलिंग रिमेनिंग फॉर्म डिटेल्स, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस, ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज फी पेमेंट एंड रिकंसिलिएशन और सबमिशन। तो देखिए, रिकंसिलिएशन का मैंने मतलब समझा दिया था आपको कि सपोज करिए कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने फीस सबमिट कर दी फिर भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बैंक थोड़ा समय लेता है, ठीक है, वेरीफाई करने में। तो ये वही होता है, रिकंसिलिएशन का मतलब ये है कि आपकी फीस सबमिट हो गई है और बैंक ने रिसीव कर ली है, ठीक है। तो ये उसका मतलब होता है। उसके बाद टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये मस्ट है। जब आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक करनी है, ठीक है। और आपको ये चेक करना है कि आप जो भी एज लिमिट दी है उसमें आप फॉल करते हो या नहीं, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो एज रिलैक्सेशन लेने के लिए, और ये सारी चीजें आपके पास हैंड टू हैंड होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले तो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल भरनी होगी, ठीक है, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, यूपी डोमिसाइल स्टेटस, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें भरने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और देखिए, फॉर प्रीवियस पैट एप्लीकेंट्स, यानी कि 2021, 22, 23 जिन्होंने पैट का एग्जाम दिया था, तो वो अपना प्रीवियस जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है
उसको यूज करके आप इस बार का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जब आप आपका अपना प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करोगे तो आपकी कुछ फॉर्म डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी 2025 के फॉर्म में। ठीक है, और इन कैंडिडेट्स को क्या करना है, अपना एक रीसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि पिछले 6 महीने में ली गई हो, और फिर एक अपना स्कैन सिग्नेचर। तो ये तो हो गया प्रीवियस पैट एप्लीकेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए, दूसरा है कि जब आप अपनी ये डिटेल्स भर दोगे रजिस्ट्रेशन वाली, तो एक वेरिफिकेशन कोड आपको डिस्प्ले होगा रजिस्ट्रेशन पेज पे। उसको आपको इनपुट करके सबमिट करना है। उसके बाद आपकी एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी 12 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। ठीक है, और भी कई सारी डिटेल जनरेट होंगी। इसको आपको प्रिंट कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी स्लिप नहीं प्रिंट कर पाए हो, तो वो स्लिप आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? तो आपको नो योर स्टेटस वाले सेक्शन में जाके वहां पे प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप का ऑप्शन आएगा, वहां से जाके आप प्रिंट कर सकते हो। और ये सब आप तभी कर पाओगे एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन से पहले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है, जब आपका ये रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। देखिए, फोटो की रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर फेशियल इमेज होनी चाहिए, नो एक्सेसिव ब्राइटनेस और शेडोज। इमेज में आपकी ज्यादा ब्राइटनेस और शेडोज नहीं होनी चाहिए। आपका सर पूरा विजिबल होना चाहिए। ठीक है, दोनों कान विजिबल होने चाहिए। अगर आप चश्मा पहन रखा है तो आपकी आंखें क्लियरली दिखनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट आई कांटेक्ट विद द कैमरा, न्यूट्रल एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन आपको नहीं देना है। आईज आपकी ओपन होनी चाहिए, मुंह आपका बंद होना चाहिए। ठीक है, और जो बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का, वो व्हाइट या लाइट कलर्ड होना चाहिए। साइज आपका होना चाहिए 3 बाई 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर, विद 75% ऑफ द फोटो कवरिंग द फेस। तो 70% आपका चेहरा होना चाहिए फोटो में। और जो आपकी फोटो होनी चाहिए वो पिछले 6 महीने की होनी चाहिए, उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। फाइल का साइज 50 KB टू 100 KB होना चाहिए, और जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। ओके, आप सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट भी जान लेते हैं। तो सिग्नेचर का साइज आपका 3.5 बाई 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सॉरी, 3.5 सेंटीमीटर वाइड और 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। फाइल का साइज 30 KB टू 50 KB होना चाहिए इन जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट। सिग्नेचर इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, कैपिटल लेटर्स इन इंग्लिश आर इनवैलिड। मतलब आप सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर्स अलाउड नहीं है। ठीक है, इन इंग्लिश स्पेशली। और उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर नेम इन हिंदी इन देयर हैंड राइटिंग बिलो द सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के नीचे आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है। ठीक है, और नोट अपलोडिंग एन ओल्ड इनकरेक्ट अनक्लियर फोटो और डिफेक्टिव सिग्नेचर में लीड टू एप्लीकेशन रिजेक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप फोटो सही अपलोड कर रहे हो और सिग्नेचर भी सही अपलोड कर रहे हो, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा रिमेनिंग फॉर्म डिटेल्स। ठीक है, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दी, उसके बाद जो भी रिमेनिंग डिटेल्स होगी पूछी जाएगी वो आपको भरनी है। इसमें आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछा जाएगा, वो आपको भरना रहेगा। उसके बाद फिर एक डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन फॉर्म इज डिस्प्लेड एट द बॉटम ऑफ द पेज। आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें यस सिलेक्ट करके आपको एग्री करना है। ठीक है, अगर आप डिसएग्री करते हो तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं उसको आप प्रीव्यू कर सकते हो सबमिट करने से पहले। ठीक है, और कोई भी अगर मॉडिफिकेशन है आपको करनी है तो बैक बटन का यूज करके आप उसको वापस जाके एडिट कर सकते हो। जब आप पूरी तरह से सहमत हो तभी आप सबमिट करके प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फी पेमेंट एंड सबमिशन। ठीक है, तो आपको फी पेमेंट के क्या क्या मेथड हैं। फी पेमेंट के क्या क्या मेथड है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर एसबीआई ई चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, और कोई भी पेमेंट मेथड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुल पेमेंट। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, तब आपको एक पूरा आपका कंप्लीटेड फॉर्म डिस्प्ले होगा, उसको आप प्रिंट करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका फॉर्म डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है, अगर आपका फॉर्म डिस्प्ले नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि आपने फीस सबमिट कर दी है, या फिर इसके दो मतलब होते हैं। या तो आपने फीस सबमिट नहीं करी है, या फिर अगर आपने फीस सबमिट कर दी है तो बैंक की तरफ से अभी रिकंसिलिएशन या आप बोल सकते हो कि कंफर्मेशन नहीं आया है कि आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट फी रिसीव हो गई है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपने पैट रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके, ठीक है,
जब आप लॉगिन करोगे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना यूज करके, उसके बाद आपको जाना है अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय द डबल वेरिफिकेशन। ठीक है, जो भी आपने पेमेंट करी होगी वहां से आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई होगी। ठीक है, तो उसमें वो आपको उस वाले ऑप्शन पे जाना है, अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन। ठीक है, और उसके बाद वेरीफाई ट्रांजैक्शन आईडी पे क्लिक करना है। आपको अपनी पेमेंट का कंप्लीट करनी है वाया एप्लीकेशन फी डिपॉजिशन ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट द फॉर्म विल बी डिस्प्लेड फॉर डाउनलोड एंड प्रिंटिंग। तो आप ये समझिए कि जब तक आपको आपकी फीस नहीं जमा हो जाएगी और बैंक की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ जाएगा, ठीक है, तब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद एसबीआई ई चालान। ठीक है, तो आपको ई चालान आप डाउनलोड करके किसी भी एसबीआई ब्रांच पे जाके पे कर सकते हो, और जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल आपको मिलेगी वो वही आपको लॉगिन करके पोर्टल पे करके इस ऑप्शन पे जाके अपडेट और ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन ऑप्शन पे जाके आपको वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालनी है। वहां से आपको आपके फॉर्म को डाउनलोड करने का प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फी रिकंसिलिएशन डेडलाइन देखिए। ठीक है, तो देखिए आप ये कब तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट या डाउनलोड तभी कर पाओगे जब ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी फीस जमा हो गई है। ठीक है, और बैंक ने कलेक्ट कर ली है। ये जब वेरीफाई हो जाएगा तो ये सारा प्रोसेस कब तक चालू रहेगा? 24 जून तक रहेगा। ठीक है, अगर सपोज करिए आपने 17 जून तक सारा कुछ सबमिट कर दिया था लेकिन आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं कर पाए या कुछ चीजें आपको मॉडिफाई करनी है, तो ये सारा आप 24 जून तक कर सकते हो। ठीक है, नो प्रिंट आउट्स कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर दिस डेट। तो इस डेट के बाद कोई भी प्रिंट आउट आप नहीं निकाल सकते। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज नोट करने लायक है। कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर एक्यूरेट कैटेगरी सिलेक्शन एज फीस डिपेंड ऑन द कैटेगरी। देखिए आपको कैटेगरी सही से चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी एग्जाम फीस है वो उसी कैटेगरी पे डिपेंड करती है। ठीक है, इनकरेक्ट कैटेगरी सिलेक्शन और फेलियर टू पे द करेक्ट फी विल रिजल्ट इन रिजेक्शन। ठीक है, अगर आप सही से फी पे नहीं कर रहे हो और कैटेगरी सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं फी स्ट्रक्चर एंड फॉर्म प्रिंट आउट। तो देखिए अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 160 है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 है, तो टोटल फीस 185 रुपये। वही सेम चीज़ है ओबीसी के लिए, 160 एप्लीकेशन फॉर्म है, सॉरी एप्लीकेशन फ़ी है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 25 रुपये है, टोटल फ़ी 185। शेड्यूल्ड कास्ट की 70 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये है, टोटल फ़ीस 95 रुपीज़ हो गई। शेड्यूल ट्राइब वालों की एप्लीकेशन फीस 70 रुपये है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी 25 रुपये है और टोटल फीस हो गई 95 रुपीज़। पर्सन विद डिसएबिलिटीज, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस है 25 रुपये। ठीक है, उसके बाद उसके बाद फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन या आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन वुमेन और कैंडिडेट, इनके जो भी डिपेंडेंट हैं वो फी अपने कैटेगरी के हिसाब से पे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपको प्रिंट आउट है वो 24 जून से पहले तक आप निकाल सकते हो। एक बार जब आप अपना नो योर स्टेटस चेक करके उसके बाद ऐप है टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो देखिए कैंडिडेट कहाँ से ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट और डाउनलोड कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको एक नो योर स्टेटस करके ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे जाके प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करना, वहां से आपका फॉर्म आपको प्रिंट और डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट आउट मैंडेटरी है, ये मैंने पहले भी बताया था किस लिए मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी। ठीक है, एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन, तो देखिए आप अपना एप्लीकेशन मॉडिफाई कर सकते हो 24 जून तक, 17 जून तक आप उसको भर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो वो 24 जून तक आप मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो? तो देखिए वेबसाइट के होम पेज पे आपको मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे, अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स डालोगे, लॉगिन करोगे, ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे। उस ओटीपी को डाल के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म मॉडिफिकेशन के लिए एक्सेस कर पाओगे। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? देखिए चेंजेस टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आर नॉट अलाउड, ये दो चीजें आप चेंज नहीं कर पाओगे। अदर डिटेल्स कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है, और 24 जून 2025 के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
तो पैट एग्जाम में अपियर होने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? तो सिंपल आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आप हाई स्कूल पास हो, ठीक है, 17 जून 2025 तक, तो आप एलिजिबल हो पैट एग्जाम 2025 के लिए। और मेन एग्जामिनेशन, देखिए पैट एग्जाम के बाद अगर कोई अब मेन एग्जाम जो भी होगा, उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से होगी और सर्विस रूल के हिसाब से होगी, ठीक है। लेकिन पैट एग्जाम के लिए आपको सिर्फ हाई स्कूल पास होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एज लिमिट क्या है, ठीक है। एज लिमिट देखिए, तो कैंडिडेट जो भी अपियर हो रहे हैं पैट एग्जाम के लिए, उनकी मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑफ जुलाई 1 2025। तो यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वो क्या है, जुलाई 1 2025, यानी जुलाई 1 2025 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ एज रिलैक्सेशंस हैं कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको बता देता हूँ। SC ST OBC का जो भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करे हैं वो एज रिलैक्सेशन होगा। स्किल्ड प्लेयर के लिए 5 साल है एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड ये November 28 1985। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 15 साल है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 5 साल है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन को सीख कर रहे हैं, उनको वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। देखिए एज लिमिट, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेन एग्जामिनेशन और कि आप मेन एग्जामिनेशन के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है। ये जो भी एलिजिबिलिटी है ये सिर्फ पैट एग्जाम के लिए है, ठीक है। एज एलिजिबिलिटी फॉर मेन एग्जामिनेशन, ये जो भी मेन एग्जाम होगा उसमें जो भी नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट आएगा वहां पे ये चीज मेंशन्ड होगी, ठीक है। रिजर्वेशन, देखिए इस एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन भी अलाउड है, तो इसीलिए आपको अपनी कैटेगरी ध्यान से भरनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, ठीक है। तो आप रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी कट ऑफ आपके रिलीज होंगे पैट स्कोर के, वो कैटेगरी वाइज रिलीज होंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम एंड सिलेबस, तो ये आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि आपका एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा और एग्जाम का क्या सिलेबस है, ठीक है। लेकिन रिटन एग्जामिनेशन पे एक स्पेशल नोट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं इस पैट एग्ज़ाम के लिए, तो जो आपका पैट एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट या बहुत सारे दिनों के दौरान हो सकता है, ठीक है। और इन सारे केसेस में एक आपका जो स्कोर होगा उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा ताकि एक फेयर इवेल्युएशन रहे पूरी इन सारी शिफ्ट और डेज के अक्रॉस हो, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं, सपोज करिए किसी मल्टीपल डेज पे मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, तो हो सकता है कि एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट या इजी रहे, तो उस चीज को फेयर करने के लिए ये नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर कैसे कैरी आउट किया जाएगा, इसके बारे में डिटेल्ड में UP SSC का एक नोटिस है, वो उसका ऑर्डर नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है। कब का है, May 22 2019, ठीक है। और कमीशन का डिसीजन फाइनल रहेगा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। एग्जाम शेड्यूल, ठीक है। तो एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, जैसे ही आएंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। रेगुलरली आप UP SSC की वेबसाइट चेक करते रहिए एग्जाम डेट के लिए, ठीक है। उसके बाद स्कोर वैलिडिटी एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो देखिए स्कोर वैलिडिटी का पीरियड होता है 3 साल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी सही से भरनी है, ठीक है। कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर। डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है वो आपको भरनी है, और कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज मस्ट बी सबमिटेड व्हेन रिक्वेस्टेड, ठीक है। सिर्फ सेल्फ अटेस्ट आपको करना है और कहीं से नहीं। एग्जामिनेशन डिटेल्स, जो भी आपकी एग्जाम डिटेल, एग्जाम डेट टाइम वेन्यू और सेंटर डिटेल है वो आपको एडमिट कार्ड के थ्रू एडमिट कार्ड के थ्रू सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर एट द असाइन सेंटर एंड नो चेंजेस टू सेंटर डेट और टाइम आर अलाउड, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन रिजेक्शन, देखिए कोई भी अगर आप डिटेल सही नहीं भरते हो तो ऑब्वियसली आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डी बारमेंट, अगर आप देखिए कोई भी गलत तरीके से एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो आपको एग्जाम से बैन भी आपको आगे आपको एग्जाम देने से बैन भी किया जा सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए
एडमिशन टू द रिटन एग्जाम इज प्रोविजनल, इफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज डिटेक्टेड लेटर द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये एडमिशन अगर जो आप एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो, ये सिर्फ एक प्रोविजनल है। अगर कहीं भी आगे ऐसा लगता है कि आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी है या कुछ भी ऐसा डिटेक्ट होता है, तो वहीं से आपका कैंडिडेचर कैंसिल्ड हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कोई भी मेल प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, चीटिंग, इनडिसिप्लिन, मिसकंडक्ट और अनडिजायरेबल एक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के दौरान आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। कम्युनिकेशन, जो भी आपको कम्युनिकेशन हो मिलेगी, कमीशन आपको इंडिविजुअली नहीं देगी। सारी जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी? यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पे जाके। ठीक है। एलिजिबिलिटी एडवाइस, तो कमीशन इस कोई भी आपको एलिजिबिलिटी एडवाइस नहीं देती है। कैंडिडेट को खुद से अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है एडवर्टीजमेंट के हिसाब से अप्लाई करने से पहले। ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ डिपार्टमेंट, तो आपको ये एग्जाम देने से बैन किया जा सकता है किन केसेस में? अगर आप क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हाइड करते हो या मिसकंडक्ट करते हो एग्जाम के दौरान, अगर आप पे कोई पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं, कन्विक्शन, हैविंग मल्टीपल लिविंग स्पाउसेस। ठीक है। अगर आपकी एक से ज़्यादा हस्बैंड या वाइफ है, तो मतलब आप नहीं दे सकते और आपको एग्जाम से बैन भी किया जा सकता है। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स और अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन प्रोसेस विल लीड टू कैंडिडेचर कैंसिलेशन एंड डीबारमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगर एप्लीकेशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज है कैंडिडेट को, तो कमीशन को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं वर्किंग डेज पे। मैरिटल स्टेटस रिस्ट्रिक्शन, देखिए मैरिड मेल कैंडिडेट्स जिनकी एक से ज़्यादा वाइफ हैं, या फीमेल कैंडिडेट ऐसे मेल से मैरिड हैं जिनकी एग्जिस्टिंग लिविंग वाइफ है, तो वो इनएलिजिबल हैं। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पोस्ट सबमिशन मॉडिफिकेशन, ये मैं आप कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में, अब नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर कैंडिडेट मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करता है, तो जो भी लास्ट सबमिटेड एप्लीकेशन है उसको कंसिडर किया जाएगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर। अगर आप कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मेल प्रैक्टिस, देखिए अगर आप एग्जाम की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हो और कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो, तो एक उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा अंडर बीएनएस। यहाँ पे इंडियन पीनल कोड नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता के तहत। ठीक है। और उसके बाद ठीक है, आपको पेनल्टीज भी लग सकती हैं, जैसे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फाइन अप टू 1 करोड़। तो आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है। उसके बाद ऑफेंडर्स में बी बार्ड फ्रॉम करंट एग्जाम एंड फ्यूचर यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। अब जानते हैं एग्जामिनेशन स्कीम और सिलेबस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम जो होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स 100। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्वेश्चन टाइप क्या होगा आपका? ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 1/4 रहेगी। डिफिकल्टी लेवल क्या? आपका पूरा सिलेबस आपका ये सॉरी पूरा जो आपका डिफिकल्टी लेवल रहेगा, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल और एनसीईआरटी सेकेंडरी। ठीक है, यानी कि 10th क्लास तक का आपका लेवल रहेगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट पेपर आता नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस अब देखते हैं। इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, बुद्धिज्म, गौतम बुद्धास लाइफ एंड टीचिंग, जैनिज्म, महावीराज लाइफ एंड टीचिंग, मौर्य डायनेस्टी, उसमें अशोक एम्परर के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू के बारे में, हर्षवर्धन, राजपूत एरा, सल्तनत एरा, मुगल एम्पायर, मराठास, राइज ऑफ ब्रिटिश रूल एंड फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये हो गई आपका इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। लग अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वदेशी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोल ऑफ महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स, revolutionary movements and rise of militant nationalism, legislative reforms and government of India Act 1935, क्विट इंडिया मूवमेंट, आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, रिवर्स एंड रिवर वैलीज, सॉइल रिसोर्सेज, माउंटेन्स, हिल्स एंड ग्लेशियर्स, डेजर्ट्स एंड एरिड रीजन्स, फॉरेस्ट, सॉरी फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, क्लाइमेट एंड वेदर, टाइम जोन्स, डेमोग्राफिक चेंजेस एंड माइग्रेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1991 तक, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी,
ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन फ्लड, बैंक नेशनलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 एंड पोस्ट 1991 इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म पोस्ट 2014, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, हेल्थ केयर और जीएसटी। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 5 क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो इसमें आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज, सेंटर स्टेट रिलेशन, जुडिशियल स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इंडियन पॉलिटी के ऊपर मैंने बहुत अच्छा क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, ठीक है। तो वो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दूंगा। तो ये मेरी वेबसाइट का सॉरी, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जनरल साइंस में एलिमेंट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। एलिमेंट्री अरिथमेटिक में होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेजेस, सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एवरेज, ठीक है। इस पे भी 5 क्वेश्चन आते हैं। जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें संधि, एंटोनिम सिनोनिम्स यानी कि अनुलोम विलोम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और जेंडर, होमोनिम्स, ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, कॉमन एरर्स, ऑथर्स एंड वर्क्स, ठीक है, प्रोज एंड पोट्री। उसके बाद जनरल इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश ग्रामर जिसमें कि मेन होती है, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेजेस। तो इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पे भी मैंने पूरे कंप्लीट कोर्स मैंने डिजाइन कर रखे हैं इसके ऊपर, वो भी आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उसके बाद लॉजिक एंड रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि टॉपिक कौन कौन से होते हैं, एनालॉजी, सीरीज एंड रैंकिंग, रिलेशनशिप्स, ऑड वन आउट, कैलेंडर एंड क्लॉक, कॉज एंड इफेक्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, स्टेटमेंट एनालिसिस एंड जजमेंट। करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन एंड ग्लोबल करंट इवेंट्स, इंडियन और ग्लोबल करंट इवेंट कंसिडर किए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस पे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स, इंडियन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड विनर्स, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ अनसीन हिंदी पैसेजेस, इस पे 2 पैसेजेस आते हैं, 5 क्वेश्चन ईच, तो यानी कि टोटल 10 मार्क्स का इससे आता है। ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, इस पे 2 ग्राफ आते हैं, हर ग्राफ में 5 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यानी कि 10 मार्क्स का टोटल इससे आता है। उसके बाद टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, इसमें 2 टेबल आते हैं, जिसमें कि 5 5 क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी टोटल 10 मार्क्स का। तो ये आपका पूरा सिलेबस है पैट एग्जाम का, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी मैं पैट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस निकालता रहूंगा, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।